नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। ऐसा मुद्दा लेकर जो सीधे आपकी जेब से जुड़ा है, जिसका असर सीधे आपकी जिंदगी पर पड़ रहा है, क्योंकि देश में महंगाई आसमान छू रही है। प्याज के दाम करीब 400% तक बढ़ चुके हैं। पेट्रोल के रेट में भी ऐसी ही आग लगी है। जीडीपी रेट पिछले 6 साल में नीचे गिरकर 4.5% तक पहुंच गई है। ऐसे में देश के सामने कई सवाल हैं। प्याज, पेट्रोल क्यों आउट ऑफ कंट्रोल है? प्याज 400% महंगा कैसे हो गया? प्याज 120 के पार कैसे? जीडीपी क्यों पाताल फाड़ हो गई? अर्थव्यवस्था सुस्त क्यों है? कारोबार फुस क्यों है? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्याज उठ रहा है, अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। महंगाई से आम आदमी में हाहाकार। मगर क्यों चुप है सरकार? प्याज के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। देश के कई राज्यों में प्याज की खुदरा बाजार में कीमत 100। मगर क्यों चुप है सरकार? प्याज के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। देश के कई राज्यों में प्याज की खुदरा बाजार में कीमत 100 के पार पहुंच गई है। प्याज की महंगाई हमें और आपको इसलिए नजर आ रही है क्योंकि यह हर घर की चीज है। चाहे अमीर हो या गरीब, मजदूर हो या मालिक, हर घर में प्याज की जरूरत है। लेकिन इसकी बढ़ती कीमतें हमारे और आपके बजट को बेमजा कर रही हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई और पटना से लेकर भोपाल तक प्याज का भाव इतना ताव खा रहा है कि प्याज खरीदने में लोगों की हिम्मत जवाब दे रही है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में प्याज 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल और छिंदवाड़ा में प्याज सबसे महंगा हो चला है। इन दो शहरों में प्याज के दाम 120 रुपए के पार पहुंच गए हैं। यूपी के लखनऊ और गोरखपुर में भी प्याज के भाव 100 रुपए प्रति किलो हैं, जबकि मुंबई में प्याज के दाम जल्द शतक लगाने को बेकरार हैं। बात सिर्फ प्याज की नहीं, प्याज तो बस लोगों की परेशानी का एक नमूना है, क्योंकि इसे हम और आप रोज खाते हैं, रोज खरीदते हैं। इसीलिए इसे काटने से पहले खरीदते वक्त ही लोगों के आंसू निकल रहे हैं। दिल्ली में जो प्याज के दाम रातों रात बढ़ रहे हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, उसका एक यहाँ पे एग्जांपल ये भी है कि नाफेड के हम यहाँ पे बाहर खड़े हैं और यहाँ पे जो प्याज का दाम था कल तक 22 रुपए था और अब जैसे आप देख सकते हैं 75 रुपए किलो यहाँ पे बेच रहे हैं। और जितने भी लोग हैं आसपास के, वो काफी परेशान है इस बात को लेकर कि यहाँ पर भी जो प्याज के दाम है वो कहीं ना कहीं 75 रुपए किलो है। प्याज की कीमतें लोगों के आंसू बहा रही हैं। ऐसे में भोपाल के बाजार में भी जो प्याज की कीमतें हैं वो 100 रुपए किलो लगभग हैं। कई जगह 90 रुपए भी मिल रही है, लेकिन 90 से 100 रुपए ही इसकी कीमत चल रही है। हम भोपाल के बिटन मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर जो लोग हैं खरीदारी करने प्याज आ रहे हैं, लेकिन कितनी ले रहे हैं, किस हिसाब से ले रहे हैं, ये उनसे ही पूछ लेते हैं। आंटी, कितनी प्याज ली है अभी आधा किलो के हिसाब से ले रही हूँ। मुझे तो ये आश्चर्य है कि इतने प्याज के प्राइस बढ़ क्यों गए। श्री गंगानगर में इन दिनों प्याज के भाव आसमान को छू रहे हैं। आम आदमी की पहुंच से धीरे धीरे प्याज दूर होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। जिस प्याज के भाव 25 से 30 रुपए किलो हुआ करते थे, आज वही प्याज जो है वो 80 रुपए के करीब बिक रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो रेडी के ऊपर प्याज रखे हुए हैं, हालांकि सबसे ज्यादा रेडी के ऊपर प्याज ही हुआ करते थे, मगर अब सभी सब्जियां प्याज जो है वो एक टोकरी के अंदर सिमट के रह गए हैं। प्याज में तेजी है तो इंदौर का सबसे अच्छा जायका जो कहा जाता है वो पोहा है। पोहे के अंदर आज किसी भी दुकान के अंदर प्याज नहीं मिलती, प्याज की जगह मूली किसके डाल दी जाती है। प्याज का हाल तो आपने देख लिया। पेट्रोल के दाम भी सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। एक महीना पहले पेट्रोल के दाम जहां दिल्ली में 72 रुपए 98 पैसे, मुंबई में करीब 78 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर थे, तो वहीं कोलकाता में 75 रुपए 63 पैसे और चेन्नई में 75 रुपए 79 पैसे थे। शनिवार को इसके दाम हर छोटे बड़े शहर में सारे रिकॉर्ड तोड़ गए। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 74 रुपए 86 पैसे में बिका, मुंबई में 80 रुपए 51 पैसे, कोलकाता और चेन्नई में 77 रुपए 54 पैसे और 77 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर के भाव पर लोगों ने इसे खरीदा। कभी हम लोग सोचे भी नहीं थे कि प्याज के लिए इतना मारामारी होगा। लग ही चुका है। प्याज पे तो शतक है ही साहब, और अभी तो मैंने तो आज पेपर में ये पढ़ा कि 120 रुपए किलो तक हो गया है।
अभी 2-2.5 महीने तक चलेंगे जब तक अपने यहाँ की प्याज नहीं आएगी, इंदौर की लोकल प्याज। अच्छी हालत नहीं है क्योंकि गरीब आदमी के लिए खाने में प्याज जो है वो एक बहुत अर्जेंट चीज है, तुरंत इसके स्टेप लिए जाने चाहिए। 4 बजे से लगा रहता है प्याज के, हाँ 4 बजे से यहाँ सब लगा रहता है प्याज के चलते। इसके लिए लाइन में कभी सोचे थे कि लगना पड़ेगा? और इतनी कैसे बिक रहा है प्याज? 80 रुपए किलो बिक रहा है बाजार में। बाजार में यहाँ पे 35 के दे रहे हैं, इसलिए हम लाइन लगा के ले रहे। बिन प्याज का तो बनता नहीं है। पेट्रोल के बढ़ते दाम पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार और प्याज की कीमतों पर खराब खेती का हवाला दिया जा सकता है, लेकिन आपको मालूम हो कि इसी प्याज ने कई सरकारों को बहुत आंसू रुलाए हैं। बात साल 1998 की है, जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अचानक प्याज की कीमतों में ऐसी बढ़ोतरी हुई कि केंद्र से लेकर दिल्ली सरकार के पसीने छूट गए। प्याज की बढ़ी कीमतों का ही असर था कि उसी दौरान हुए दिल्ली में विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज के नेतृत्व में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसा ही हाल 2014 में मनमोहन सरकार का भी था और ये बढ़ती महंगाई का ही असर था, जिसका खामियाजा मनमोहन सरकार ने चुकाया और जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। आज फिर देश महंगाई से जूझ रहा है, अर्थव्यवस्था गोते लगा रही है, लेकिन सरकार मंदी को मानने के लिए राजी ही नहीं। सरकार भले ही ना माने कि देश में मंदी है, हर सेक्टर स्लो डाउन से जूझ रहा है, लेकिन आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि देश का बुरा हाल है। जीडीपी ग्रोथ पिछले 6 सालों में सबसे निम्न स्तर पर पहुंच गई है। वहीं बेरोजगारी दर पिछले 45 सालों के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की रेटिंग नकारात्मक कर दी है। IMF और नोबेल प्राइज विजेता अभिजीत बनर्जी भी मान चुके हैं कि भारतीय इकोनॉमी बुरे दौर में है, मतलब इकोनॉमी बेहद बुरे हाल में है। इन बुरे हालातों में लोगों पर महंगाई की मार पड़ी है। प्याज शतकवीर हो चुका है तो वहीं पेट्रोल रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसे में लोगों को सरकार से उम्मीद है, वो सरकार की ओर ताक रहे हैं कि कब सरकार ऐसा जादुई कदम उठाए कि गिरती अर्थव्यवस्था में जान आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी। जी हां, रिपोर्ट में आपने देखा कि न्यू इंडिया में प्याज बेचने के लिए इंसान हेलमेट पहन रहा है। शायद आज मेरे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे और खासकर बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, वो ये रिपोर्ट को ध्यान से देखे होंगे, क्योंकि आज सारे सवाल उन्हीं से होंगे। अर्थव्यवस्था की स्थिति समाज की स्थिति का प्रतिबिंब है। विश्वास और भरोसे का ताना बाना अब टूट रहा है। जी हां, कमर तोड़ महंगाई आम आदमी को तोड़ रही है। विकास दर 4.5%। और अगर आप बात करें तो क्या कहा जाए महंगाई को लेकर। जी हां, इतना ही नहीं तो संकेत साफ है कि संकेत विकास नहीं, वीक आस का भविष्य है। इससे क्या होगा? प्रति आय व्यक्ति जो होगी वो घटेगी और गरीबों की संख्या बढ़ेगी। जी हां, इसी बात को लेकर मचा है बवाल और हम लेकर आए हैं देश का सवाल। देश का सवाल में आपको बोलने के लिए बुलाया गया है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि आज हम जो आप बात करेंगे वो आपके सरोकार की है, आपसे जुड़ी हुई है, मुझसे जुड़ी हुई है। देश में मंदी है, जी हां, देश में नौकरियां जा रही हैं, लेकिन इसका जवाब सरकार के पास नहीं। सरकार कहती है मंदी नहीं है, केवल सुस्ती है। जी, इसी बात को लेकर आज सवाल होंगे। मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब। जी हां, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब खुद एक अर्थशास्त्री हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और बीजेपी के आर्थिक सेल के सदस्य भी हैं। मेरे साथ होंगे शरद कोहली साहब। जी, आप भी अर्थशास्त्री हैं और आप विश्लेषक हैं। मेरे साथ देवेंद्र शर्मा साहब। जी, आप अर्थशास्त्री हैं और तमाम उन बातों को बताएंगे कि आखिर सरकार कहां नाकाम है। जिन्होंने सपने बेचे अच्छे दिन के, वो अच्छे दिन कहां हैं। जी हां, मेरे साथ रितु चौधरी। प्याज, बात केवल 2 प्याज की है, मंदी 2 प्याजा। अगर आप किसी होटल में जाते हैं तो आपको होटल की रेसिपी जो होती है उसमें 2 प्याजा एक सब्जी का नाम होता है, लेकिन होटल की रेसिपी से भी वो गायब होती जा रही है। जी हां, मेरे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे। जैसे ही जुड़ेंगे मैं आपका तारुफ कराऊंगा। सबसे पहला सवाल गोपाल साहब, आज सारे सवाल आप ही से होंगे। जी हां, मेरा आपसे एक आग्रह है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आंकड़ों की बाजीगरी में जनता को मत उलझाइएगा, सहज तरीके से समझाइएगा कि सरकार कब ठीक करेगी ये हालात। जी हां, सरकार अपनी नाकामी ना छुपाए। मूडीज के तमगे को जब मूडीज अच्छा कहती है
तो आप उसे तमगा लेते हैं। लेकिन जब मूडीज कहती है कि इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो आप उसे अस्वीकार करते हैं। गोपाल अग्रवाल साहब, मेरा सवाल आपसे, पहला सवाल कि आखिर कब तक आंख मूंदे बैठेगी सरकार और क्या कर रही है सरकार? देखिए, आंखें मूंद के नहीं बैठी हुई है। वित्त मंत्री ने 1.25 घंटे तक पार्लियामेंट में 23 एमपी के अलग अलग प्रश्नों का जवाब दिया और उसमें यह बताया कि बजट के बाद अगस्त में जो 5 अगस्त को बजट पेश किया था हमारी सरकार ने, उसमें अगस्त से अभी तक 32 नए इनिशिएटिव सरकार जो अर्थव्यवस्था के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता थी उसमें कदम उठाए। अभी 2-3 दिन पहले ही 3 दिन पहले ही टेलीकॉम सेक्टर में जो समस्या थी उसको पूरी तरह सरकार ने ठीक करने का लिए कदम उठाए हैं। गोपाल साहब, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनंती है, हाथ जोड़ के विनंती है। गोपाल साहब, आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, आंकड़े जानते हैं। मैं आपसे केवल ये कहना चाह रहा हूं, वित्त मंत्री कह देती है मंदी नहीं, केवल ये आर्थिक सुस्ती है। आपने प्याज की रिपोर्ट देखी, प्याज घरों के किचन से निकल चुका है। प्याज लेने के लिए, प्याज बेचने के लिए लोग हेलमेट पहन रहे हैं। आइए मैं पहले आपको सीधा लिए चलता हूं मेरे सहयोगी एहतियाब शेख के पास, इंदौर। जी हां, वो प्याज अगर आपकी थाली से गायब हो जाए तो गरीब खाए तो खाए क्या? एहतियाब बताइए, इंदौर में क्या हाल है प्याज के? मनीष भाई, इस प्याज ने जब शतक लगाया तो कहीं तालियां नहीं बजी थी, आंसू बहा रहे थे इंदौर के लोग और मध्य प्रदेश के लोग। यदि मैं इंदौर की बात करता हूं तो आज इस जगह पर मैं खड़ा हूं, मनीष भाई, मैं सीधे उस दुकानदार से ही बात कराता हूं जिसे मजाक में आज मैं सुबह से ये कह रहा हूं कि आप बड़े अमीर आदमी है कि आपके पास इतनी प्याज है। सर, भाव क्या चल रहा है और ये हालात कब तक बने रहेंगे? ये हालात जब तक 70-80 रुपए किलो चल रही है, अभी 1-1.5 महीने लगेगा सस्ती होने में। अपने यहाँ की प्याज आएगी, लोकल प्याज। 100 रुपए शतक तो पार कर दिया था इंदौर में। हाँ, 100 रुपए किलो बिक रही है, 70-80-90 के आसपास। मनीष भाई, इसमें 2 चीजें और देख लीजिए। ये वो पुरानी प्याज है जो मुझे बताया गया है तकरीबन 100 रुपए के आसपास बिक रही है, और ये वो नई प्याज है। आप साइज देखिएगा मनीष भाई, ये प्याज तकरीबन 60 रुपए 70 रुपए के आसपास बिकती है। यानी निश्चित रूप से हालात इस तरह के हैं कि अगर हम हमारी दूसरी विंडो में, तो हमारे स्क्रीन पर दूसरी विंडो में हम बता रहे हैं कि आखिर प्याज 400 से 700% तक एक साल में कैसे बढ़ गई। जी हां, मुझे ऐसा लगता है एहतियाब कि अगर सोने की जगह इसमें निवेश किया जाता तो आदमी बम और मालामाल हो जाता। बेशक मनीष भाई, मैं इसीलिए जो भाई साहब जिनकी दुकान है यहाँ इतनी प्याज देखने के बाद मैं इन्हें कहा था, आज सुबह भी मैंने आपसे कहा था कि आप बड़े धनवान आदमी है। इन्होंने कहा साहब मार्जिन नहीं मिल रहा। कितना मार्जिन मिल रहा है साहब? आप 2 रुपए 3 रुपए किलो मिल रहा है। 2 रुपए 3 रुपए। मनीष भाई, आपने सुना, 2 रुपए 3 रुपए, मैक्सिमम 5 रुपए का इतना महंगा प्याज बेच रहे हैं एहतियाब, लेकिन ये मालामाल नहीं। इतना महंगा प्याज बेच रहे हैं लेकिन पैसा इनके पास नहीं। जरा पूछिए आखिर ऐसा क्यों? सर ये बताइए, इतना महंगा प्याज बेच रहे, मार्जिन नहीं है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, आपकी कमाई बढ़ नहीं रही है? अब इसलिए सभी के लिए बिकेगी तो माल आएंगे, आवक आएगी। माल की आवक नहीं है। मार्केट की हालत कैसी है सर? बहुत हालत खराब है। ग्राहक कितने खरीद रहे हैं? खरीदारी हो रही है? उठाव ही नहीं है बाजार में, बाजार में उठाव नहीं। एहतियाब हम आपके पास आएंगे, एहतियाब हम आपके पास आएंगे। प्याज जो आंसू रुला रहा है, मुझे ऐसा लगता है शायद सरकार ये आंसू पोंछ दे। जी हाँ, हमारे साथ हमारी बहस में हमारी गृहिणी भी एक मौजूद है, रितु चौधरी, उनसे भी बात करेंगे। अग्रवाल साहब, आपने देखा और सुना, अब आप जवाब दें। फिर एक बार मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सहज जवाब दीजिएगा। हमारा दर्शक भोला भाला है, वो आंकड़ों में नहीं उलझना चाहता। उसे समझाइए कि ये दर्द जो उसे आप दिए हैं, जो दर्द उसे मिल रहा है, उसको मरहम सरकार कैसे देगी। देखिए, 1.5 लाख टन
का प्याज आयात का सरकार ने फैसला लिया है और वह आयात करके यह समस्या समाप्त हो जाएगी। जब किसी चीज के इस बार मॉनसून उतनी अच्छी नहीं हुई तो प्याज की खेती, मालवा सबसे ज्यादा फेमस है प्याज की खेती में, इंदौर आपने बताया, खंडवा, इंदौर उधर का क्षेत्र, तो वहां पे उपज कम हुई है, तो जिसके कारण प्याज तेजी से बढ़ने लगा दाम। तो उसके बाद होर्डिंग भी लोग करने लगते हैं और फिर इस तरह के कुछ एक्टिविटी, तो सरकार, जो प्रदेश सरकारों की भी जिम्मेदारी होती है कि उन होर्डिंग वाले जो होते हैं, जो होर्ड करते हैं, काला बाजारी करते हैं, उनको पकड़ना चाहिए। सुन लीजिए 1.5 लाख टन का जो आयात होगा मॉनसून, नहीं मेरी पूरी बात तो होने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। जो प्याज की उपज कम हुई है मॉनसून की बात का ही जवाब दे रहा था, अभी की बात कर रहा हूं, सुनिए तो सही कि बीच आपने बीच में होर्डिंग शब्द का इस्तेमाल किया। नहीं तो मेरी पूरी, क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर जो कीमत बढ़ी है, जो फालतू बरसात हुई है उसकी वजह से तो बढ़ी है, पर होर्डिंग का उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। उन होर्डर्स को गोपाल जी पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है, जो प्याज को वाकई इन्वेस्टमेंट बना के बैठे। मुझे आज को मिले तो वो कहते शेयर मार्केट की जगह आप प्याज में, मैंने अभी वही कहा शरद जी, अभी जो मैंने कहा सोने की जगह अगर प्याज में निवेश करते तो ज्यादा कमा लेते। तो हम होर्डर्स को गोपाल जी क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? ये प्रदेश सरकारों को की जिम्मेदारी होती है। तो जहां भाजपा की सरकारें हैं गोपाल जी, वहां तो पकड़ा जा सकता है ना। कमोडिटीज एक्ट के तहत इम्प्लीमेंटेशन की तो गोपाल जी, इंदौर, गोपाल जी, तो पकड़, आप इंदौर की बात अभी दिखा रहे थे, कालाबाजारी का तरीका दिखा रहे थे, तो मैं कह रहा हूं देखिए हम समस्या का समाधान की बात कर रहे हैं। समस्या का समाधान यह है कि अभी आयात करना पड़ेगा और आयात गोपाल जी, मैं भी समस्या के समाधान की ही बात कर रहा था। तब तक आंसू सूख जाएंगे गोपाल जी, जब प्याज आ जाएगा। गोपाल जी आंसू सूख जाएंगे जब तक आयात होकर प्याज आएगा। नहीं, ऐसा देखिए ये साइकिल होता है कमोडिटी प्राइस के। अगर आप, अच्छा आप ये मानते हैं, पहले आयात कर, शरद जी शायद आपकी बात को गोपाल जी नहीं समझ पाए। गोपाल जी आप देखिए ये साइकिल होता है कमोडिटी प्राइस के। अगर आप, अच्छा आप ये मानते हैं, पहले आयात कर, शरद जी शायद आपकी बात को गोपाल जी नहीं समझ पाए। गोपाल जी आप ये मानते हैं, गोपाल जी आप ये मानते हैं कि आर्थिक मंदी है, ये आप मानते हैं। आप इससे आनाकानी क्यों करते हैं कि आर्थिक मंदी नहीं है? क्यों करते हैं आप लोग इससे? कौन ने आनाकानी करी है? मंत्री जी ने कहा है कि मंदी नहीं है, आर्थिक सुस्ती है। लेकिन 6 क्वार्टर से सुस्ती तो ग्रोथ में 4.5% की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वह ज्यादा होनी चाहिए, इसको तो हम मानते हैं। लेकिन 4.5 की जीडीपी ग्रोथ रेट को आप मंदी नहीं कह सकते। मंदी नेगेटिव ग्रोथ को, शब्द का अगर आप उच्चारण करेंगे, शरद जी मंदी नहीं कह सकते। देश में नौकरियां जा रही हैं गोपाल जी, देश में नौकरियां जा रही हैं। जो एम्प्लॉयर है उसके पास जवाब नहीं है। मंदी है, वो ये नहीं कह सकता कि वो दोबारा उनको नौकरी पे रख पाएगा। मंदी के कारण वो कब तक उन्हें रखे? हजारों लाखों नौकरियां जा रही हैं। 1,60,000 MBA पास होते हैं, 1,80,000 MTech बीटेक पास होते हैं, लेकिन आपके पास जवाब नहीं है। 3,700 कॉलेज बंद हो गए, आपके पास जवाब नहीं है। शरद जी, गोपाल जी जो 8 कोर सेक्टर्स में, गोपाल जी सुन लीजिए ना, आप सवाल सुनेंगे नहीं तो आप जवाब कैसे देंगे? सर अभी तुरंत दिखेगा। आप गोपाल जी 1 मिनट सवाल तो सुन लीजिए। मैं तो कांग्रेस का किसी ऑपोजिशन का नहीं हूं, मैं तो अर्थशास्त्र की बात करता हूं और आप उसको खूब समझते हैं। जो 8 कोर सेक्टर्स में -5.8% की ग्रोथ हुई है, मतलब वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट की है। और आप मानते हैं ये जो 5 से 4.5 आया है, ये उसी कारण से आया है। तो मैं ये आपसे सवाल ये करना चाहता हूं कि जब हमने कॉर्पोरेट टैक्स घटाया तो हमने कॉर्पोरेट टैक्स की बजाय पर्सनल इनकम टैक्स अगर घटाते तो वो सीधा सीधा कंजम्पशन को बढ़ावा देता। हमने पहले लंबा वाला रूट क्यों लिया? हमने पहले इमीडिएट वाला रूट क्यों लिया? मेरा यह आपसे टेक्निकल सवाल है और दर्शक इस बात को समझेंगे कि कंजम्पशन डिमांड बढ़ी नहीं शरद जी, डिमांड बढ़ी नहीं जो बढ़ाई जानी चाहिए। ये 3 शब्द में ये सारी मंदी का व्याख्यान किया जा सकता है। पहले कॉर्पोरेट टैक्स को क्यों घटाया गया? वो 1,40,000 करोड़ अगर कंज्यूमर्स की जेब में पर्सनल इनकम टैक्स घटा के डाल दिया जाता
तो आप अभी उसको आपको असर दिखना शुरू हो जाता। बताइए तो गोपाल जी, क्या फिर गया? मैं मेरे दो मेहमान और एक नए मेहमान जो कांग्रेस की विचारधारा के काफी करीब हैं, दीपक झा भी जुड़ चुके हैं। गोपाल जी जवाब दीजिए शरद जी का, फिर मैं देवेंद्र जी के पास जाऊं, रितु चौधरी और दीपक झा, इनसे भी मैं सवाल लूं। देखिए अकेला, हाँ मनीष जी और शरद जी, देखिए केवल कॉर्पोरेट टैक्स ही घटाया होता तो आप कहते कि केवल कॉर्पोरेट टैक्स ही क्यों घटाया। 32 इनिशिएटिव में कॉर्पोरेट टैक्स घटाना केवल एक स्टेप था, पर वो बहुत बड़ा स्टेप था। सब समस्याओं का सलूशन कर देगा यह ना मैं क्लेम कर रहा हूं, ना शरद जी भी जानते हैं। हाँ, वह एक बड़ा स्टेप था, लेकिन कंज्यूमर के पास पैसा सीधा पीएम किसान योजना के तहत हम भेज रहे हैं। अभी जो ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री आवास योजना, अभी मालवा की आपने बात की, इंदौर की, मैं परसों ही इंदौर में था, वहां पे गांव-गांव में ट्राइबल एरिया में जो टिन के मकान है, मिट्टी के मकान है, 2.5 लाख रुपए देख के उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके मकान नए बन रहे हैं। इतना बदलाव आ गया। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में पैसा लोगों तक पहुंचे, और केवल एक चीज नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री किसान योजना है। गोपाल जी सरकार की दोहरी जिम्मेवारी है, सोशल वेलफेयर भी देखना है, आर्थिक उद्धार भी देखना है। बिल्कुल एनबीएफसी को गोपाल जी कांग्रेस की विचारधारा भी अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने भी वो प्याज का दौर देखा है और प्याज के दौर ने इस देश में पार्टियों को, सरकारों को हिला दिया। दीपक झा, सर्दियों के जो दिन होते हैं वो सब्जी भाजी खाने के लिए माने जाते हैं। ये सर्दियों का जो दौर होता है, इसमें सब्जी भाजी ये समझी जाती है कि ये बहुत आसानी से और सुलभ दामों में मिलेगी। टमाटर ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, हद से बाहर कीमतों से बाहर है। आप लोग सड़क पर आने को क्यों शर्मा रहे हैं? देखिए मनीष जी, सड़क पे आने से कोई शर्मा नहीं रहा। कांग्रेस की रैली हो रही है, पहली बात वो कांग्रेस के प्रवक्ता बता देंगे। लेकिन आज की स्थिति क्या है, भाजपा की जो निर्लज्जता है, जिसने अपनी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता खो दिया है, सड़क पे आ गए तो इनके जो निर्लज्जता है, इस चैनल पे बैठ के कह रहे हैं कि देखिए राम राज्य आ चुका है। प्रधानमंत्री जी कहते थे एक टाइम पे कि जब रुपया दीपक झा, आज केवल मंदी और 2 प्याज की बात है। उसी चरित्र की बात कर रहा हूं, जो प्रधानमंत्री ही इस मंदी के कारण है। क्या भाजपा कारण है? भाजपा नहीं है, प्रधानमंत्री कारण है, और प्रधानमंत्री भाजपा के हैं। तो एक ही थैली के दोनों चट्टे बट्टे हैं। जब रुपया गिरता था तब तो देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ है, आज तो पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था गर्त में चला गया है। चाहे सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, आप कोर सेक्टर, ऑटो सेक्टर ले लीजिए, कोई भी सेक्टर ले लीजिए, यहाँ पे सारे दीपक झा भाजपा के लोग मुद्दा है और मुझे इस पर बहुत गंभीरता से चर्चा करनी है। मेरे साथ देवेंद्र शर्मा साहब भी हैं, मैं पहले पड़ाव में उनसे सवाल नहीं ले पाया। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जी हां, महंगाई डायन खाए जात है, जारी है एक ब्रेक के बाद। उद्धव के फ्लोर टेस्ट में महंगाई और मंदी की मार के बीच आखिर गृहिणी कैसे चला रही अपना चौका चूल्हा, हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव ने बात की। आइए आपको दिखाते हैं वो बातचीत। जिस प्याज के कटने से आंसू निकलता था, अब खरीदने पर लोगों को आंसू निकाल रहा है। मजबूरी है, क्योंकि अब जो प्याज की कीमतें हैं लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस समय पुराने प्याज की कीमत 150 तक पहुंच चुका है, यानी 150 पार। इस समय हम ओखला में हैं, सिद्दीकी परिवार के बीच में हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि प्याज का जायका इनके घर के सदस्यों का स्वाद बिगाड़ रहा है या बनाने प्याज के क्या चल रहे हैं। कितने में आप खरीद के लेके आ रहे हैं? ये हम 120 के खरीद के लेकर आए हैं, और ये हमने यही अपनी बराबर वाली शॉप से लिए हैं। और अगर हम मंडी से जा रहे थे लेने, तो मंडी पे वो प्याज हमें मिल नहीं रही थी, रेड वाली प्याज मिल रही थी, और जिसका जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसमें जल बहुत थी। मगर हमने जब अपने यहाँ से ली प्याज, वो ज्यादा हमें कॉस्टली पड़ रही है। प्याज आप लोगों ने रखा है, पुराना प्याज आप जो बात? जी, हमने पुराना प्याज अपने लॉकर में, अलमीरा में रखा है। लॉकर में? जहाँ में दिखाएंगे आपकी लॉकर में कहाँ पे रखा है आपने? जी आइए, हमने अपने सीक्रेट लॉकर में रखा है प्याज, बस ताकि कोई हम ज्यादा यूज न कर पाए उस प्याज को।
ये देखिए, ये प्याज है, जहाँ पे आप देखेंगे कि मेकअप का सामान है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे रखने से क्या सेफ रहेगा प्याज, या किस पर्पज से रखा है आपने? हमने इस पर्पज से रखा है कि प्याज, ताकि हमारा प्याज ज्यादा यूज ना हो, ज्यादा हम इसको खर्चा कर देते हैं प्याज का, वो ज्यादा खर्चा ना हो, कम से कम खर्चा हो प्याज। तो कहीं न कहीं जायका बिगड़ता देख लोग एहतियात के तौर पर प्याज, जो कीमती चीज हो गई है, उसे अपने अलमारी के अंदर ड्रॉ में छुपा के रखने को मजबूर है। करे तो क्या करें, कहीं इसका कोई गलत इस्तेमाल या कोई उठा न ले जाए, इसलिए एहतियात के तौर पर तमाम जहां लगता है कि रखने वाली जगह होती है, वहां पर सावधानी से रखकर इसे सेव करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राजन के साथ अजीत श्रीवास्तव, न्यूज दिल्ली। आपने देखा कि महिलाएं अपने घर में तिजोरी में प्याज रखने को मजबूर हैं। कुछ वाक्य तो ये भी सामने आए जब प्याज रखकर इसे सेव करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राजन के साथ अजीत श्रीवास्तव, न्यूज दिल्ली। आपने देखा कि महिलाएं अपने घर में तिजोरी में प्याज रखने को मजबूर हैं। कुछ वाक्य तो ये भी सामने आए जब प्याज की चोरी होने लगी और उसकी एफआईआर बाकायदा पुलिस स्टेशनों तक पहुंचने लगी। हमारे साथ रितु भी हैं। जी हां रितु, आपके चौके के क्या हाल हैं? जी सर, जब ये सरकार आई थी तो नोटबंदी हुई और नोटबंदी के बाद इन्होंने ये बोला कि नोटबंदी के बाद जो है महंगाई कम हो जाएगी, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। लेकिन अर्थव्यवस्था में सुधार आने की बजाय हर चीज का जो रेट था वो बढ़ता ही चला गया। और अब जो डेली रोजाना की चीज है, जो गरीब आदमी के जो काम की चीज थी, जैसे कि प्याज है, 3 महीने से लगातार प्याज के जो रेट है उनमें वृद्धि होती चली जा रही है। सरकार ऋतु, प्याज हो, पेट्रोल हो, पैसा हो, ये तीनों को गायब हो रहे हैं। प्याज हो, पैसा हो, पेट्रोल हो, महंगाई की मार ऐसी है और किसी ने कहा है कि खाली जेब से चलना बड़ा भारी हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, आपका बजट कितना बिगड़ रहा है? जी जी, मेरा बजट बहुत बिगड़ रहा है प्याज की वजह से, क्योंकि प्याज इतना महंगा है कि उस चीज को फिर उसमें एडजस्ट करने में बहुत मुश्किल हो रही है। जो प्याज पहले 5-5 जी रितु, आप बने रहिए मेरे साथ। एक और गृहिणी प्रियंका टंडन भी है। प्रियंका जी, आपके क्या हाल है? किस तरह से महंगाई आपके महीने के बजट को चौपट कर रही है? देखिए, महंगाई का तो क्या कहना, आजकल मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि इतनी महंगाई अगर होगी तो एक मीडियम इनकम ग्रुप के जो लोग हैं वो कहाँ जाने वाले हैं। किसी भी चीज में देखिए तो महंगाई बढ़ती ही जा रही है और ऑब्वियसली गृहिणी होने के नाते सब ही लेडीज का जो है बजट बिगड़ता जा रहा है। अगर इतनी महंगाई हम खाने की चीजों पे जो है पैसा हम स्पेंड करेंगे तो और बाकी चीजें हम लोग कैसे करेंगे? देखा जाए तो शायद सिर्फ प्याज की महंगाई नहीं है और बहुत सारी चीजों की महंगाई है जो होती जा रही है दिन ब दिन। और ये बहुत ही, इस पे कुछ मुझे लगता है एक्शन होना चाहिए। बाकी सब चीजों पर तो एक्शन लेते हैं, लेकिन जी प्रियंका जी, मैं आपके पास आऊंगा। महिलाएं गृह लक्ष्मी होती हैं, जी हां, अन्नपूर्णा होती हैं, लेकिन अगर आर्थिक मंदी से वही परेशान हो जाए तो घर कैसे फले फूले? आप सुन रहे थे तमाम वो महिलाओं को जो हम अलग अलग जगह से बता रहे थे कि इस कमरतोड़ महंगाई ने किस तरह से उनके बजट को लड़खड़ाया है। देवेंद्र शर्मा जी, मैं आपके पास नहीं आया था पहले पड़ाव में, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये महंगाई का मुक्का क्या हमारे चुने हुए नुमाइंदों की नाकामी की वजह से एक आम जनता पिस रही है? देखिए, प्याज की महंगाई और जीडीपी ग्रोथ जो 4.5% पे है, दोनों को मुझे लगता है कि अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्याज की प्रॉब्लम जो है वो इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में और कर्नाटक में जहां 50% प्याज होता है देश का, वहां पर इस बार मौसम जो रहा है खराब रहा है। आप जानते हैं नवंबर तक बारिश चली है और उसके करके वो खराब हुआ है, उससे पैदावार में कमी आई है। और इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार को जो उचित कदम उठाने चाहिए थे वो उन्होंने टाइम पर नहीं उठाए, क्योंकि अगस्त से हम ये जानते थे कि ये मौसम और ये प्याज की कमी जो है वो सामने आपके आ रही है। लेकिन जस्ट 15 दिन पहले ही जो ये फोकस आया है कि भाई 1.5 लाख टन हम इंपोर्ट करेंगे, और वो मुझे लगता है कि अगर ये कदम लेने थे तो पहले लेने चाहिए थे। और ये बड़ा इत्तेफाक है कि
इस महंगाई के दौर में भी हम देख रहे हैं कि जो किसान है, ये जो पैसा जो बड़ा भी है लोग जो कंज्यूमर दे रहा है, वो पैसा किसान के जेब में नहीं जा रहा है। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा जो वायरल हुआ है, जहां पर किसान ने कहा कि उसने 8 रुपए प्रति किलो में अपना प्याज बेचा है, उसको नुकसान हुआ है। ऐसे ही अभी आपको याद हो कुछ महीने पहले किसानों ने सड़कों पर प्याज फेंका था, कहीं देश में हलचल नहीं हुई, कभी किसी कंज्यूमर ने नहीं कहा कि किसान क्यों मर रहा है, हम किसान की मदद करें। लेकिन जैसे ही कंज्यूमर के ऊपर आ जाता है तो सारा देश खड़ा हो जाता है। और यही एक कारण है कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो सरकार ने बनाया है, वो सिर्फ कंज्यूमर के जब प्राइसेस बढ़ते हैं तब उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन जब किसान की कीमतें गिर जाती हैं, जब सड़कों पर मजबूर होकर फेंकता है वो प्याज, तब किसी ने कभी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का उपयोग नहीं किया। रहा आपका जो होर्डिंग और जो ब्लैक मार्केटिंग की बात है, ये तो हम कई सालों से जानते हैं कि कम से कम इस देश में 15-16 बड़े होलसेल ट्रेडर्स हैं जो सारी चेन को कंट्रोल करते हैं। और चाहे वो कांग्रेस का रूल था, चाहे वो भाजपा का रूल है, किसी ने हिम्मत नहीं की कि उनको अकाउंटेबल होल्ड किया जाए या देखा जाए। दूसरा है कि जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल है, ये भी हम ना भूलें, जैसे कि बिग बाजार या देवेंद्र साहब बड़े-बड़े जो देवेंद्र साहब, मेरा सवाल है कि जीडीपी जो 4.5 के करीब पहुंच चुकी है, 4.5 पहुंच चुकी है, कृषि और निर्माण सेक्टर जो होते हैं वो सबसे बड़े फैक्टर होते हैं इस तरह की जीडीपी में। कृषि का आपने कह दिया, निर्माण को लेकर बात की जाए तो आपके इंडस्ट्रीज काम नहीं कर रही, आपकी कारों का उत्पादन घट चुका है, मंदी की मार ऐसी है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। तो आखिर सरकार को डिमांड सेक्टर पर फोकस करना चाहिए। यहां पर शरद कोहली है, गोपाल जी से भी सवाल होंगे, दीपक झा है, आप क्या मानते हैं? मैं इसमें जवाब देना चाहूंगा। ये चाहूंगा कि आपने कहा कि जो डिमांड क्रिएट करने की बात है, वो डिमांड जो है एक्चुअली जहां पर होनी चाहिए, जिस क्षेत्र को फोकस करना चाहिए, वहां पर नहीं हो रहा है। अभी गोपाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि 32 जो स्टेप्स लिए गए हैं सरकार द्वारा, वो सारे के सारे उस सेक्टर के लिए लिए गए हैं जहां पर क्राइसिस नहीं है, बल्कि उनके द्वारा क्रिएट किया गया है। आज डिमांड जो अगर बिल्डअप करनी है तो वो रूरल एरिया से आएगी, वो खेती से आएगी, वो गरीब किसान से आएगी, लेकिन वहां पर फोकस नहीं किया जाएगा। अगर आपको याद होगा, एक रिपोर्ट आई थी कि गरीब आदमी 5 रुपए का जो ब्रिटानिया का बेस्ट पैकेट है उसको लेने के लिए 2 बंद हो रही है। वहां पर डिमांड क्रिएट करने की जरूरत है। और ये देख रहे थे हम कि यहाँ डिमांड कम होने जा रही है, क्योंकि एक रिपोर्ट आती है OECD की, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की, वो कहती है कि खेती में किसानों को 2000 और 2017 के बीच में 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। देवेंद्र जी कह रहे हैं डिमांड नहीं बढ़ेगी तो व्यवस्था आगे कैसे मजबूत होगी? बिल्कुल, मैंने भी अपने वक्तव्य में यही बात कही थी कि ये इसके 3 शब्दों में मंदी का कारण बताएं तो कंजम्पशन कंजम्पशन कंजम्पशन, डिमांड बढ़ाने की जरूरत है। हमारी अर्थव्यवस्था कंजम्पशन ड्रिवन अर्थव्यवस्था है। मैं गोपाल जी एक और सवाल करना चाहूंगा आपसे, आपका मैं बहुत आदर करता हूं और हमारे मित्र भी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वैश्विक मंदी G20 देशों को अगर हम देखें, उसमें बुरी हालत है। जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है, सब में मंदी है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि हमारी इस मंदी में या ग्रोथ स्लो डाउन में वैश्विक मंदी जिसका निरंतर कारण बताया जाता है, और मैं खुद अर्थशास्त्री हूं, मैं भी जानता हूं कारण है, कितने % रोल इसमें वैश्विक मंदी का है और कितने % रोल हमारे आंतरिक कारणों का है? मैं आपसे सीधा सीधा यह सवाल जानना चाहता हूं और यह सवाल सारी जनता जानना चाहती है। शरद जी, इससे जोड़ के गोपाल जी, मेरा भी सवाल है, एक एडिशन है, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है शरद जी के साथ। जी हाँ, मेरा सवाल सुन लीजिए गोपाल जी, फिर आप जवाब दीजिएगा। आप दुनिया भर में डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, आस पड़ोस भी देख लीजिए, चीन 6.5%, बांग्लादेश 7%। आखिर आप किस तरह से ये कह रहे हैं कि ये पूरी दुनिया का डिप्रेशन है? आस पड़ोस भी तो देखना जरूरी है। आप जवाब दीजिए गोपाल जी। देखिए, मैं शरद जी ने बताया कि 3 शब्दों में अगर इकोनॉमी के अभी करंट प्रॉब्लम को देखा जाए तो कंजम्पशन कंजम्पशन कंजम्पशन। अब मैं बताता हूं कि मैं उस बात से एग्री करता हूं, तो लेकिन कंजम्पशन के जो 3 हिस्से हैं, एक होता है डोमेस्टिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा होता है सरकार के द्वारा जो खर्च किया हुआ पैसा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में या अलग तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर आदि को क्रिएट करने के लिए, वहां से कंजम्पशन के लिए डिमांड आती है। तीसरी होती है ग्लोबल एक्सपोर्ट के थ्रू।
ये बता दीजिए देश का पैसा गया कहाँ? सुन लीजिए पहले, सुन तो तीनों जगह इतना बता दीजिए देश का पैसा गया कहाँ? नहीं, आम आदमी के पॉकेट में पैसा क्यों नहीं बचा? आप तो बोल देंगे भैया बेकार प्याज की खिचड़ी खा लो भाजपा की, क्योंकि मोदी जी तो प्याज लहसुन खाते नहीं, यही बोल के आप नींबू पानी से काम चला लेंगे। सुन लो ना, मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि आपके पास तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है, लॉजिक नहीं है। दीपक जी एक मिनट सुन लेते हैं फिर आप कहिए। अर्थव्यवस्था की चिंता, बिल्कुल तथ्य बोल रहा हूं। नहीं हाँ, अब मैं शरद जी ने कहा जो डिमांड में 3 मैंने इससे बताए, आज प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इस बार 5% से बढ़ा है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 15% से बढ़ा है इस क्वार्टर में। हाँ, जो ग्रोथ है एक्सपोर्ट की वह गिर रही है, वो उसमें ग्लोबल मंदी का उसमें असर है। तो 1/3 आप समझ लीजिए ग्लोबल मंदी का असर है, 2/3 ग्लोबल मंदी के अभी यहाँ पर बैठ के चाइना बांग्लादेश श्रीलंका आपको अपनी नीतियों की खामियां नहीं दिख रही है। ग्लोबल को क्या अपना ठीकरा दूसरे के ऊपर फोड़ेंगे क्या? उसमें सरकार अपना ठीकरा दूसरे के ऊपर मत फोड़िए। हमारे हिंदुस्तान में इतनी आबादी है कि हम बीच में कई देश बस जाते हैं। गोपाल जी एक किस तरह का बयान दे रहे हैं? दीपक झा सुन लीजिए, फिर आपसे आखिरी कमेंट आपसे लेके मुझे ये बहस खत्म करनी है। जी गोपाल जी संक्षिप्त में। 32,000 टन प्याज आपने सड़ा दिया आपकी लापरवाही से। मैं कह रहा हूं कि सरकार अरे आप छोड़िए, दो असली बात यह है कि सरकार को पता है कि इस वक्त डिमांड की सबसे ज्यादा जरूरत है, रूरल एरिया में हम पैसा दे रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कर रही है। बैंक लोन नहीं दे रही गोपाल जी, गोपाल जी बैंक के लोन नहीं दे रही। पहले पैसा छीन लीजिए, लोगों के घरों में जाके डकैती कर लीजिए, उसके बाद कहिए कि हम आपको मरहम लगा रहे हैं, 6,000 रुपए दे रहे हैं। आप सहमत हैं? जो आप सवाल का जवाब चाह रहे थे क्या आपको मिला? गोपाल जी अभी भी ये मानने को तैयार नहीं कि सरकार की नीतियों की नाकामी है। गोपाल जी जो आपने जवाब दिया कि 1/3 मंदी ये वैश्विक है, 2/3 आंतरिक कारण से है। मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो कदम उठाए, आपने अभी कहा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए, उनका हमें असर क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि अब हम नवंबर में आ चुके हैं, अगस्त से आपने कदम लेने शुरू किए, क्या उन कदमों में कमी रही? पहला बात। दूसरा, क्या वो कदम सही दिशा में थे? शरद जी मेरे पास वक्त की कमी है, एक लाइन में अगर गोपाल जी आप जवाब दे दें। जनता भी जानना चाहती है कि क्या सरकार की कुछ गलतियां हैं जिसके कारण मंदी की मार है, नौकरियां जा रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। आप ये मानिए कि मंदी है और मंदी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। नोटबंदी की 3 फायदे बता दीजिए बस। देखिए शरद जी का जवाब दे दूं, दोनों का असर, जो सरकार के कदमों का असर हो दिख रहा है। 5% आपका बूस्टर प्लान काम नहीं कर रहा गोपाल जी, आपका बूस्टर प्लान काम नहीं कर रहा गोपाल जी, आपका बूस्टर प्लान काम नहीं किया। अब मैं अपनी बहस के आखिरी पड़ाव में हूं। आखिरी पड़ाव का मतलब होता है, जी हां, हमने अच्छे दिन के सपने बेचे, हमने अच्छे दिन दिखाने के वायदे किए, हमने अपनी पीठ थपथपाई ये कहकर कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। जी हां, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है और सरकार चुप पे देखे जात है। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तीखी मिर्ची।